सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मुल्क की सलामती के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। बड़ा सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद है जिनसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मुल्क की सलामती के हवाले से दाखिली सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है ख़ास तौर पे, उसमें हमने बड़ी तेज़ी से कामयाबी समेटी है और हम समेटते चले जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये जो बात है हमारे दुश्मन को खटकती दिखाई दे रही है, क्योंकि दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से तनकीद की तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया गया है। आपने उनके वज़ीर दिफा के बयान भी सुने होंगे और भारतीय जो आर्मी चीफ हैं वो भी खुलकर बयान दे रहे हैं। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि मकबूजा कश्मीर में 80% जो मुजाहिदीन है वो पाकिस्तानी है। 2022 में ये लेफ्टिनेंट जनरल थे जो अभी भारत के आर्मी चीफ हैं, और 2022 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब इन्होंने बयान ये दिया था, बड़े गुरूर से, बड़े तकब्बुर से इन्होंने बोला था कि मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत पसंद हैं उनकी तादाद सिर्फ 300 है। अब 2 बरसों में ये 300 जो हुर्रियत पसंद है बकौल आपके सिर्फ आपसे ही कंट्रोल नहीं हो सके, तो बेसिकली तो आप अपनी भारतीय सेना पर तनकीद कर रहे हैं कि आपकी भारतीय सेना जो कि 5 लाख के करीब तादाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और लाखों की तादाद की जो सेना है जो काबिज है वहाँ पे बंदूकों के साथ और शरों के साथ, किस तरह आप उन की बिनाई छीनते हैं वहाँ पे, किस तरह आप लोग हमले करते हैं लोगों पे, किस तरह आप लोग वहाँ पे काबिज हैं। अगर आप वहाँ पे सिर्फ बकौल आपके जो 300 मुजाहिदीन हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो शेम ऑन यू। मेरे ख्याल से आपको ये कहना चाहिए कि शेम ऑन यू। अच्छा, मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, अब्दुल्ला गुल साहब, जनरल जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, तीनों बड़े सीनियर हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने जा रही है, बड़ी अच्छी डिस्कशन होने जा रही है। क्योंकि जनरल साहब मेरे साथ बैठे हैं, अगर आप दोनों की इजाज़त तो मैं उनसे शुरू करना चाहूँगी। जनरल साहब, ये भारतीय आर्मी चीफ किस किस्म के बयान दे रहे हैं? 80% उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन पाकिस्तानी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट का। आई थिंक अपने नाकामियों को, अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए ये एक मिलिट्री कमांडर से ज़्यादा, डॉक्टर साहब, मैं इसको समझूंगा कि एक पॉलिटिकल स्टूज की ये स्टेटमेंट हो सकती है जो हिंदुत्व की जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अभी इन्वायरमेंट देखी है, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं जी, इंटरनेशनल प्रेशर है भारत के ऊपर जो अफ़गानिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है उस पर अब वो बेनकाब हो रही है। उनकी जो कोलैबोरेशन अफ़गानिस्तान के साथ अगेंस्ट पाकिस्तान होने वाली है एंड अगेंस्ट चाइना होने वाली है, अगेंस्ट सेंट्रल एशिया होने वाली है, जो रीजन में होने वाली है, वो बेनकाब हो रही है। तो इनकी जो आर्मी चीफ है ये अपनी प्रोफेशनल नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जो उनके ऑफकोर्स जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी ईमा पर, पाकिस्तान को पास्ट में, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है और इट इज़ नॉट अ सरप्राइज टू अस, वो हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ अर्सा पहले आपने ख़ुद उनका बयान पढ़ के सुनाया जब वो वहाँ पर कश्मीर में डिप्लॉयड थे, फोर्सेस को कमांड कर रहे थे। उसके अलावा इनके पुलिस चीफ का आपने बयान पिछले दिनों देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिजिनसली अभी ये मूवमेंट दोबारा ताकत पकड़ रही है। इनके हमारे अपने जो लोकल कश्मीरीज हैं अब उन्होंने एक्शंस शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट दी आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, कश्मीर जो है वो जिस तरीके से आपने उनको कैद खाने में, उसको एक अकूबत खाना, कैद खाना उसको बनाया हुआ है, तो उसका ये रिफ्लेक्शन है। और ये देखिए, उन्होंने एक असम्बली क्रिएट की, जिस तरह की भी इलेक्शन हुए, जब उस असम्बली ने क्या करारदाद पास की, उसने 370 को रिजेक्ट किया है, उसने 835 को रिजेक्ट किया है। ये तो इलेक्टेड नुमाइंदा असम्बली थी, ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने वहां पे इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा। ये मुजाहिद तो नहीं है। तो वहां की जो सेन वॉइसेस हैं, जो मुजाहिदीन है लोकल, उनके वो सब भारत के वजूद से इनकार कर रहे हैं, भारत के तसल्लुत से इनकार कर रहे हैं, वो अपने कश्मीरी होने का सबूत दे रहे हैं। और अब जब उन्होंने देखा है कि ये मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिप्रेशन और इतना कश्मीरियों को दबाने के बावजूद जब रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वही पुरानी प्ले बुक उन्होंने खोली है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, विच इज़ absurd and nothing more than that। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप इस बयान को कैसे देख रहे हो? साथ ही ये जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप अगर बंद नहीं किए तो ... क्या कहना चाह रहे हैं ये? जी, आई थिंक ... का जवाब तो उनको यूएसएफ रिटॉर्ट में मिल गया था 2020 में और 2019 में। उसके बाद चाइना ने भी आई थिंक साथ जो किया है 4,500 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया था। तो मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त एक प्रेशर में है इंटरनेशनली। अगर आप देखें, उनका एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो कनाडा में था, चाहे वो यूएस में था या यूके में। एक जगह हरदीप सिंह जार का असैसिनेशन है, फिर गुरपतन सिंह पन्नू की अटेम्प्ट है जिसको पकड़ा अमेरिका ने, और फिर एक अवतार सिंह खंडा।
एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान तो सफर कर रहा है फॉर लास्ट मोर देन 2 डेकेड्स। बलूचिस्तान से आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा, जो बेसिकली एक टेररिस्ट नेटवर्क चला रहा था। अभी एक और प्रेशर है जो भारतीय कम्युनिटी पे आ रहा है, जिन्होंने 2 नंबरी की है H1B1 वीजा की वजह से, और भी ट्रम्प गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है मागा की तरफ से। तो मेरे ख्याल में एक तो डिफ्लेक्शन की कोशिश है, और जिस तरह आपने आई थिंक इंटरव्यू में मेंशन किया कि ये जो मसूफ है द्विवेदी साहब जो है, ये खुद जब नॉर्दर्न कमांड कमांडर थे तो ही वाज नोन एज पिक्चर ऑफ कश्मीर, और बाकी बेसिकली इन्होंने ऑपरेशन भी किया। लेकिन डिस्पाइट दैट इनसे सिर्फ ये कोई पूछे कि जी आपने 1 मिलियन से ज्यादा फौज क्यों रखी हुई है पैरामिलिट्री कश्मीर में, मुझे दें इतनी फोर्स तो महाराष्ट्र में मैं लगा देता हूँ कर्फ्यू को, 1 साल का देखता हूँ कौन निकलता। और दूसरा बेटे साहब, ये तो कह रहे हैं सिर्फ 300 मुजाहिदीन, तो फिर 300 का कंट्रोल नहीं कर सके आपने? उनको कंट्रोल करने के लिए वहां पे लगाई हुई ना इतने लाखों की तादाद में अपनी सेना। ये तो उनकी सेना के मुंह पे एक बिल्कुल अभी अगर आप देखें जो कश्मीर को जी और इसमें अभी एक्टिव रेजिस्टेंस दोबारा पिकअप करी, स्पेशली जो सदर्न पार्ट है कश्मीर पंजाब के जनूब में, वहाँ बहुत ज्यादा। अभी कल भी आई थिंक एक इनके माइन फटी, इसमें 12-13 इनके सुर में या जख्मी है या मारे गए। तो इस पे प्रेशर भी असम राइफल से लाने पड़ेगी जी, जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो फॉरेस्टेड इलाका है साउथ ऑफ पीर पंजाब। तो वहाँ पे बाकी हुर्रियत लीडर को आपने लीडरशिप को बंद किया हुआ है, आप जनाजे तक नहीं पढ़ने देते। लाइक अली गिलानी साहब के जब हुआ जनाजा तो अलाउ नहीं किया गया किसी को। तो फिर इसका मतलब है कि बेसिकली फियर बेस्ड पॉलिटिक्स। बाकी इनकी बढ़के सबने सुनी हुई है। राजनाथ सिंह रोजाना बढ़ के मार रहा होता है जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आ जाए फिर इसमें दो हाथ कर लेते हैं। पाकिस्तान निबड़ा हुआ है सबको। अच्छा, राजनाथ का जिक्र हो रहा है, अब्दुल्ला भाई आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, जनरल साहब को भी सुना। राजनाथ ने एक बयान दिया है कि जी जो रियासत जम्मू और कश्मीर है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बगैर अधूरी है। यानी अब ये अब्दुल्ला भाई बात ये मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहे, अब इनकी नजरें आज़ाद कश्मीर पर लग गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो उनके जो आर्मी चीफ का बयान है, मैं उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रखता हूँ। उन्होंने 80% बोला, बल्कि भाई 100%, वहाँ तो 100% लोग पाकिस्तानी हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। इसलिए ये 80% वाला तो मैं इस फिगर से तो नहीं एक्सेप्ट करता। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जी वरना ... तो वरना ये है कि वो एक आदमी था, वो बार बार लोगों को तड़ी देता था कि तू जानता नहीं मुझे कौन है, तू जानता नहीं है। लोग डर जाते थे। एक आदमी उसके पास आया, उसने कहा हाँ भाई तू कौन है? उन्होंने कहा भाईजान मैं बीमार हूँ। तो उसके बाद वरना ये है कि कश्मीर हमें दे देंगे। अभी जो उन्होंने आपने सिर्फ बताया अजीत डोवल का देखें, और जो राजनाथ सिंह का देखिए, इन्होंने नक्शा जो है बाकायदा पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, जो वैसे तो कश्मीर पूरा पाकिस्तान का है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर जो इस टाइम पे हमारे पास एक आज़ाद रियासत की हैसियत में मौजूद है, वो उसका उन्होंने नक्शा अजीत डोवल ने पहले शामिल किया था और कहा था कि जी ये पूरा कश्मीर है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं ठहर रही। दोनों साहिबान बहुत अच्छा जानते हैं कि अभी जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और बाकायदा उस पर हवन कराया, जिसके अंदर बाकायदा अग्नि को जो है वो जलाया गया, और मोदी जो है वो पता नहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन के वहां बैठा था एक कार्टून बन के। तो वो इस सूरत के अंदर जो है वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नक्शा जो है वो अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे लगा दिया और उसको अखंड भारत का नाम दिया। अब ये अलग बात है कि सिख आके जो है लाल किले पे खालिस्तान का परचम लहरा देते हैं किसान मूवमेंट के दौरान। अब जो पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म, तो पहले ये बताएं कि कनाडा में किसने एक्सपोर्ट किया था टेररिज्म, और कनाडा के वजीर आजम ने भारत के वहाँ जो अहलकार थे बदनामे जमाना दहशतगर्द लॉ के, उनको क्यों नहीं निकाला था। फिर अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, फिर 8 लोगों को जो है फांसी की सजा हो गई कतर के अंदर, क्योंकि वहाँ वो एस्पिनाज के अंदर मुलविस थे। फिर खुद राजनाथ सिंह ने और अजीत डोवल ने और मोदी ने इलेक्शन के दिनों में बोला कि जनाब हमने पाकिस्तान में 12 लोगों की टारगेट किलिंग कराई है। अब इन सबको भी छोड़ दे, मैं भारतीय सेना और उसके सेनापति और फलाना ढिमकाना जितने हैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बता दें कि बिपिन रावत को किसने मरवाया था। बिपिन रावत जो उनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज था और हरदिल अजीज उनका आर्मी चीफ था, उसको हेलीकॉप्टर का क्रैश किसने करवाया था। कहीं उनकी जो आर्मी है उसके अंदर मौजूदा आर्मी की चीफ की शक्ल में काली भेड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका एयर चीफ इसमें मिला हुआ था,
कहीं ऐसा तो नहीं कि बिपिन रावत को नीचे से रॉकेट मार के जो है वो मारा गया था, क्योंकि ये वो इलाका है जहां उनकी इंसर्जेंसी जारी है। 2200 लोग जो है वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, भारतीय फौजी वहां, और ये पिछले कई सालों से जो है ये जंग जारी है, जबकि पॉलिटिकल मैदान में भारत को बुरी तरीके से वहां से शिकस्त उठानी पड़ी है। इसलिए ये कह देना कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि वो अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो गए। अभी उनका नेवल चीफ का बयान आप याद करें, नेवल चीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान की नेवी की प्रोफेशनलिज्म और उसकी हैरत अंगेज तरक्की से हैरत ज़दा रह गया हूं। दूसरी तरफ जो है उनका एयर चीफ कहता है कि तेजा जहाजों के मुतल्लिक वो कोसता है और कहता है कि जी 2 दिहाइयों में अंदर जो है वो जहाज कोई नहीं मिला हमें, ये तेजा जहाज के मुतल्लिक उनका एयर चीफ बोल रहा है। उनका आर्मी चीफ जो है वो अब तवज्जो हटाने के लिए अपने काले कवानीन और अपनी रियासती दहशतगर्दी जो कि कश्मीर समेत दीगर इलाकों में जारी है, जिसके अंदर उन्होंने सिखों के ऊपर हमले किए, 861 जो सिख थे उनको किसान मूवमेंट में मार डाला। अब वो ये बातें करके ताकि नया जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है उसकी तरफ जो है वो शोर मचाते हैं ताकि वो किसी सूरत भारत को मजीद कुछ टुकड़े इनके मुंह में डाल दे। ये बता दे कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे बदतरीन प्रोग्राम है और सबसे खतरनाक, क्योंकि उससे ताबकारी से हजारों लोग जो है वो इस टाइम पे अपनी जिंदगियों से भी हार रहे हैं और बीमारी का और ताबकारी का शिकार है। दूसरी तरफ भारत के अंदर 120 से ज्यादा FIR कट चुकी हैं न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल चोरी होने की, जिससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को IAEA ने दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम गर्दाना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तानी अफवाज की 3 साल जो पिछले पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 आने की सलाहियत, ये भारत को जो है वो तकलीफ दे रही है। उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और बेचारे ये भारतीय पागल हो गए हैं। आर्मी चीफ को कम से कम अपना तवाज़ुन जो है वो कायम रखना चाहिए। बेहतर यह है कि वो किसी अच्छे जो डॉक्टर से इलाज कराए अपने जहनी मरज का जो है, जिसको ख्वाब में भी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जर्नैल, पाकिस्तानी सिपाही और पाकिस्तानी जो परचम है वो उसको और ISI वो हॉन्ट करती है। उसको ख्वाब जो है वो आते हैं पाकिस्तान के, गुब्बारा आता है तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान का भेजा है, कबूतर आता है तो वो पाकिस्तान का आता है। इतने डर जाते हैं, लानत है इन लोगों के ऊपर। खैर वैसे वहाँ पे अब्दुल्ला भाई किस किस का इलाज होगा? वो तो ज्यादातर जहनी मरीज पाए जाते हैं, उनके वजीर आजम समेत। चले खैर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ दहशतगर्द हैं साले सारे, ये जी दहशतगर्द हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, इलाकाई थानेदार बने, अमेरिका की पुष्ट पनाही के ऊपर ये समझ रहे हैं कि हम पता नहीं यहाँ इलाके के अंदर फतवात करेंगे। वो कुछ नहीं होता इन लोगों के, ये आएंगे हमसे लड़ेंगे। कश्मीर के अंदर इन्होंने सारी गुरखा बटालियन जो है वो भेजी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा भगोड़ों की तादाद जो है वो कश्मीर के अंदर है। भारतीय फौजी वहां से भाग जाते हैं। यही बात मैं करने जा रही थी, जो है वो इनके काबू में नहीं। यही रिपोर्ट पढ़ रही थी जो आपने भी, ये बड़ा अहम इशू आप रेस कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आने से पहले ना ये सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी और अब्दुल्ला भाई आप भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। जनरल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। कल एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि जो भारतीय सेना है, भारतीय फौजी कश्मीर में जो पोस्टिंग है उस पर तरजीह देते हैं रिटायरमेंट को, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मतलब आफियत समझते हैं कि रिटायरमेंट बेहतर है। 20 सालों में 47,000 वहाँ के जो सेनाएं फौजी उन्होंने रिटायरमेंट ली है। देखिए जो भी सोल्जर होता है डॉक्टर साहिबा, ये आपको समझने की ज़रूरत है, हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि जो भी फ़ौजी होता है वो एक पर्पज़ के लिए, एक मकसद के लिए आर्म्ड फोर्सेस में आता है। ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी माइंड एंड हार्ट, ये याद रखिएगा। जो भी अपने मुल्क के लिए एक जंग करना चाहता है वो एक स्पिरिट के साथ अपने मुल्क की फ़ौज को ज्वाइन करता है और वो अपने मुल्क के लिए डिलीवर करना चाहता है। ये किसी भी मुल्क की फ़ौजी की स्पिरिट होती है। लेकिन जब उसको किसी बेमकसद जंग में डाल दिया जाता है, जब उसको जेनोसाइडल वॉर्स में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसको मालूम होता है कि जो हम कर रहे हैं वो जुल्म है, वो ज़्यादती है, वो स्टेट के लिए नहीं है बल्कि किसी इंडिविजुअल एजेंडा के लिए है, तो वो जो अपना फेथ इन वॉर है वो लूज कर देता है। उसको अपना जो पर्पस है अपनी जिंदगी का या अपना जो प्राइड है वो उसका खत्म हो जाता है। तो यही हाल इस बेमकसद जंग के फौजियों का है कश्मीर के अंदर, बिकॉज दे सीरियसली थिंक कि उनको एक मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के लिए भेजा गया है और फिर इतनी प्रोट्रैक्टेड वॉर
देखिए ना, वो अपने आप को प्रोफेशनल भी कह रहे हैं, अभी सारे पार्टिसिपेंट्स यही बात कर रहे हैं कि अपने आप को प्रोफेशनल भी कहते हैं, अपने आप को ताकतवर भी समझते हैं। जो ताकतवर होते हैं ना जी डॉक्टर साहिबा, वो कभी तकरीरें नहीं करते, वो गरजते नहीं हैं, वो बरसते हैं खामोशी के साथ। तो जब वो फेलियर्स होता है तो वो अपने ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, तो वहाँ के सिपाही भी जो है ऑफ कोर्स अंडर स्ट्रेस हैं, पोस्ट वॉर ट्रॉमा वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सुसाइडल कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों कई दफ़ा आपने देखा होगा कि उनके आपने वीडियोस देखे होंगे भारतीय सिपाहियों की जो खाने की शिकायत कर रहे हैं, खाना नहीं होता, जो मेडिसिन नहीं होती, उनके पास जूते नहीं होते हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो अपनी अयाशियों में पड़ी हुई है। मैं तो थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूंगी, आप दोनों भी अग्री करेंगे अब्दुल्ला भाई और ब्रिगेडियर साहब के हमारी किसी भी फौजी की माँ से आप बात करें जिनके अगर 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं और 2 शहीद हो गए, तो वो कहती है कि मैं तीसरे को भी फौज में भेजूंगी, चौथे को भी, 5वें को भी। और वहाँ की मैंने 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे देखे जहाँ पर उनकी एक किसी फौजी की वालिदा कहती है कि मैं अपने किसी बेटे को फौज में नहीं भेजूंगी। अब ये तो डॉक्टर साहब वो चीज़ें ना जो कुछ इतनी सख्ती के बावजूद कुछ निकली है यहाँ पे। अगर वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करें, वहाँ पे आप मीडिया को एक्सेस दें, आप इनके फौजियों से बात करें, आप इनके अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो आपको फिर उस वक्त अंदाजा होगा कि ये देखिए ना, अभी मोदी गवर्नमेंट है, हिंदुत्वा माइंडसेट वाली गवर्नमेंट है। ये मीडिया भी, मैं इसको तो इंडियन मीडिया नहीं कहता, मैं इसको गोदी मीडिया है। ये टाटा का इंडिया है। दिस इज नो मोर सेकुलर, वो जो इनका मास था वो तो ऑलरेडी उतर चुका है। तो ये बिजनेसमैनों का इंडिया है। उसकी फौज भी देखे ना आप, पेड आर्मी है, समझ लें कि आप उन्होंने आप जुल्म करने के लिए ये लोग रखे हुए हैं। तो हाउ विल दे कैन हैव स्पिरिट टू डिलीवर। तो उसी की वजह से वो वहाँ पे खुदकुशी की भी बहुत रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे सुसाइडल लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। तो उनकी मिलिट्री अंडर स्ट्रेस है, पोस्ट ट्रामा वॉर बहुत ज़्यादा है, और इतना प्रोट्रैक्टेड डिप्लॉयमेंट, इतना लंबे अरसे से ये वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो चैलेंज। तो वो देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बीच में से वो निकल रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर है। फिर एक लीडरशिप है, लीडरशिप उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अलग माहौल में रह रही है। वो अनफॉर्चुनेटली ये तो एक इससे भी आई मीन ब्लो द बेल्ट बयान मैंने सुना, एक मिनिस्टर जब एक हिंदू लीडर जब कह रहे थे अपने सिपाहियों को कि तुम लोग कश्मीर में जाके शादियां करो। दिस वाज मतलब है, ये इनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ये इनकी सोच को डिफाइन करता है कि हाउ मच रिस्पेक्ट दे हैव फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर जो वहां पर रह रहे हैं, जिनको वो हिंदुस्तानी कहते हैं कि जी ये तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो जाना नहीं चाहते। ये ऑनर और रिस्पेक्ट वो उनकी खवातीन को दे रहे हैं। जितने रेप केसेस वहां पर हो रहे हैं, ये ऑनर एंड रिस्पेक्ट वो उन खवातीन को दे रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कौम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे थे जो फूट फूट के रोना शुरू हो गए रिपोर्ट पढ़ते हुए, जब उन्होंने बताया कि वहाँ पे कितने रेप केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कश्मीर में, जो भारतीय फौजियों ने किया रेप। और उन्होंने बताया कि कम से कम उम्र कितनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जिस खातून की थी वो 80 साल की खातून थी जिसका रेप हुआ। तो जी दे हैव नो रिस्पेक्ट, और वो इतनी डिप्रेशन है वहाँ पे, और इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि इस जहालत है, और इस तरह के एक्ट्स होते हैं, और वो इग्नोर भी कर दिए जाते हैं। ये अगर न्यू दिल्ली में इस तरह का जो क्राइम अगर यही फौज कर रही होती या किसी हिंदू के खिलाफ करती। अब भारत देखिए, बांग्लादेश में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे बांग्लादेश के परचम को उसने बेहुरमती की है, इनके जो हिंदू लीडर, उसको इन्होंने एक हिंदुत्व माइंडसेट में उसको एक हिंदू और माइनॉरिटीज के खिलाफ जुल्म का रंग देकर उसके ऊपर पूरी मीडिया कैंपेन की है। तो यहाँ पर तो जो रेप कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, जो किलिंग कर रहे हैं, तो क्या ये छोटे इंसिडेंट्स हैं? तो क्या ये मैं तो हैरान हूँ भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों पर कि वो खामोश क्यों हैं। लेकिन वो खामोश इसलिए कि उनको भी सप्रेस करके रखा जा रहा है। वहाँ की माइनॉरिटीज अपना, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये हिंदुत्व माइंडसेट वाला भारत है। दिस इज अ बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ये भारत अब पूरे रीजन और पूरी दुनिया के अमन के लिए एक खतरा है। और ये इस वक्त टेरर स्टेट है। पाकिस्तान भी आज प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो अफगानिस्तान की सॉइल से वो हमारे ऊपर कर रहा है, तो उसकी इंटिमिडेशन, हाइब्रिड का एक ये भी एक फैसेट ये भी है कि हाइब्रिड के बीच में वो अभी जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट वो अपना दिखाना चाहता है, अपना जिसकी थ्रेटन कर रहा है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। बाकी तो डिसइंफॉर्मेशन, साइबर अटैक्स, बाकी जितने भी हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन वो पाकिस्तान के खिलाफ वो कर चुका है। ठीक है जी, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि जो भारतीय फौजी हैं ये कश्मीर में पोस्टिंग से
बड़ा घबराते हैं और ये चाहते हैं कि जी रिटायरमेंट ले लें, इसमें इनकी बेहतरी, इसमें इनकी आफियत है। और 20 सालों में 47,000 फौजियों ने रिटायरमेंट ली है, यानी वो भी समझते हैं, जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि एक स्पिरिट के साथ आप फौज में जाते हैं। किसी भी मुल्क के अगर आप फौजी, ज़ाहिर बात है आपकी हमदर्दी तो अपने मुल्क के साथ होगी, आपकी लॉयल्टी अपनी रियासत के साथ होगी, तो वहाँ के फ़ौज के जब लोग हैं वो भी अपनी रियासत के साथ लॉयल होंगे बतौर भारतीय फ़ौजी, तो वो भी समझते हैं कि ये जुल्म हो रहा है और इसमें कोई स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ शख्सियात का इसमें इंटरेस्ट है और इसलिए फिर वो रिटायरमेंट को तरजीह देते हैं। आई थिंक बिल्कुल, इसमें अगर डेमोग्राफिकली भी देखें तो जो पुलवामा का आपको याद होगा जब हुआ था, जो बेसिकली इन्होंने अपना फॉल्स फ्लैग ही किया था, उसमें फिर पॉइंट आउट भी हुआ और उसमें आपको याद होगा कि लोअर कास्ट के जो सोल्जर से ज्यादा वो मारे गए थे। और ये स्ट्रेस है, यहाँ से निकलते हैं तो मणिपुर चले जाएंगे, वहां से जाएंगे तो नक्सलाइट्स के हत्थे चढ़ जाएंगे, उनकी डिप्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा है, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा एक आई थिंक क्लास का बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिस्कस नहीं हुआ, उसमें मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा। पिछले 4 इनके आर्मी चीफ थे, दे आर फ्रॉम अपर कास्ट, और पिछले जो 3 है इंक्लूडिंग ये द्विवेदी जो है, उसके पीछे आप पांडे था और उससे पीछे नरवणे था, ये सारे ब्राह्मण है। ब्राह्मण आर 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जी, मनोज पांडे और इस तरह नरवणे जो था, और उससे पीछे बिपिन रावत को ले लें तो वो भी अपर कास्ट में आता है, बेसिकली जाट कास्ट। और 3% ये टोटल ब्राह्मण है भारत में। इस तरीके से आप अगर इनकी अपर कास्ट 3 निकालें तो ये 23% बनता है। तो इसका मतलब 77% जो भारत है वो वैसे ही डिसएडवांटेज्ड है इन एवरी फील्ड। फौज तो ऑफिसर कार्डर में तो ऐसे ही है। आप जजेस का देख लें, जुडिशरी में, अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्रोपोर्शनेट है। आई थिंक 33 में से 13 जज हैं ब्राह्मण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आरएसएस की पॉलिसी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको ला रहे हैं। और ब्राह्मण का आपको पता है कि ठीक है वो चांकिया तो हो सकता है पर वो अच्छा सोल्जर नहीं होता। बेसिकली वो बातें ज्यादा करता है, जिससे आई थिंक जिक्र भी किया अब्दुल्ला साहब ने कि जो है वो बेसिकली बातें ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये है कि वो ऑन ग्राउंड जो डिलीवर नहीं कर सकता। इस वजह से आई थिंक एक तो क्लास का बहुत ज्यादा खवातीन, और इसका बड़ा इशू अभी ईस्टर्न कमांड कमांडर ने खत लिख दिया जब नया चीफ जो आया द्विवेदी को जी कि वहाँ पे इशू है, जो कमांड कर रही है खवातीन, उनके साथ एक तो खुद ज्यादती हो रही है और फिर लोग खुश नहीं है। तो एक तो आई वुड से कि डिसएडवांटेज्ड है 80% ऑफ द आर्मी, जो स्पेशली लोअर कार्डर से आती है। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी नहीं हुई। ऑफिसर कार्डर में 2% है तो, डिस्पाइट के मुस्लिम जो है 20 करोड़ है या 25 करोड़ है, उनको इस तरह सिखों को पीछे किया जा रहा है। तो ये फिर उसके बाद ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो अमेरिका में भी रहा, जब अफगानिस्तान और इराक में उन्होंने जुल्म किया। अभी जो किलिंग्स हुई हैं, जो अभी टेररिस्ट अटैक हुए अमेरिका में, ये बेसिकली पीटीएसडी के केसेस हैं दोनों, बिकॉज़ दे फेल्ट कि ये में गिल्ट है, हमने किया। तो मेरे ख्याल में भारत की आर्मी में भी ये जो जुल्म सितम हुआ है कौमियतों के अगेंस्ट, इसका बिल्कुल एक गिल्ट है। पीटीएसडी में कई दफा आपको नींद ही नहीं आती, कई दफा फिर आपको सुसाइडल टेंडेंसी है, और मेरे ख्याल में 20,000 केसेज हैं पीटीएसडी के पिछले 3 साल में भारत के, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है जी, अब्दुल्ला भाई आपका इस पे कमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात सीधी सी है, भारत को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटेजी बांग्लादेश के अंदर थी वो बिल्कुल उलट के रख दी है, और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जो अगरतला से साजिश शुरू हुई थी वो वहीं उनका हेलीकॉप्टर, जो साबिका वजीर आजम थी, वो अगरतला ही पहुंच गई, जहाँ से मतलब जहाँ की खमीर था वहीं खाक पहुंच गई। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जिल्लत और रुसवाई के साथ वहां से निकली, आप ये देखें अब्दुल्ला भाई, कितनी जिल्लत और रुसवाई के साथ उनको वहां से जाना पड़ा। जी, बांग्लादेश की देखें, बांग्लादेश की मिलिट्री कमांड इस टाइम पे पाकिस्तान आई, और ये बात तो बड़ी तकलीफ दे है। भारत की तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, सब की सब जो है वो उनका तो प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया। इसलिए हकीकत यह है कि उनको तो ये तकलीफ खा रही है कि एक दफा फिर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं वो मजबूत से मजबूत तरीन होती जा रही हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, पहले ठीक है, पहले हम लोग नहीं तैयार थे वेस्टर्न बॉर्डर के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने सीख लिया और हमें थ्रेट परसेप्शन जो है उसको समझ आ गई। अब हम ये मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, और अल्लाह का शुक्र है। फिर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर उनका जो है हमने जो है वो बिल्कुल ठंडा पानी फेंक के रख दिया। नसर मिसाइल आने के बाद उसका सत्यानाश हो गया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का। उन्होंने S-400 क्या लिए कि उनके दिमाग खराब हो गए कि जी हमने पता नहीं S-400 ले लिए। अल्लाह के शुक्र है 4.5 जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हमारे पास एयर सुपीरियरिटी आ गई, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है।
शाहीन 3 जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये तो वो तमाम बातें हैं जो भारत को बड़ी तकलीफ दे रही हैं, और भारत अपनी जो नाकामियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जामात के जरिए उन नाकामियों का जो है वो किसी तरह से छुपाना चाहता है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि इंटरनेशनली वो रोना रो रहा है, ये उनका पुराना तरीकाकार रहा है। और जो कश्मीर के अंदर हकीकत यह है कि कश्मीर के अंदर उनकी फौज नहीं ठहर सकती, किसी सूरत नहीं रुकेगी, क्योंकि कश्मीरी अवाम ने अभी जो इलेक्शन के अंदर इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, जो तकरीबन बीजेपी को मेरे ख्याल में एक ऐसी शिकस्त थी जिसके ऊपर बीजेपी को अभी तक समझ नहीं आई कि उनके साथ हो क्या गया। जो उनका नारा था वो ये था कि गड्डी चले पुंछ ते राजौड़ी, यानी कि आज़ाद कश्मीर से चले राजौड़ी तक। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ये बात जो है ये भारत को जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर रॉ जो है वो जगह जगह जलील और रुसवा हो रही है। उनके तमाम के प्लान जो अफगानिस्तान में थे, जो दीगर जगह पे थे, आइसोलेशन करने के पाकिस्तान को, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया प्रोग्राम। हर जगह रॉ जो है वो जो देखिए ये बेचारे असल में ये इनका कसूर नहीं है, इन्होंने देखी है फिल्में बहुत, फिल्मों में ये आते हैं और एक आदमी जो है वो एक हजार मार देता है। हाँ। अब होता ये है कि और हकीकत में जब भी आते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बॉम्बे हमले हमने, हाँ, बल्कि आपको याद होगा जब अभिनंदन आया था फिर कैसे नीचे गिरा। अब्दुल्ला भाई एक मिनट ठहरे, वो याद है फिल्में बनाते हैं कि तारे जमीन पर, हकीकत में होता है कि तैयारे जमीन पे ठा करके गिर जाते हैं। देखिए ना, टी इज फैंटास्टिक। मसला ये है कि जो बातें करते हैं वो, मैं तो कभी भी नहीं कहता कि हमारे जो लोग थे जिन्होंने बॉम्बे हमले किए, लेकिन अगर इन्हीं की बात मान ली जाए तो 3 दिन तक बॉम्बे हमले के अंदर जो है मुट्ठी भर लोग जो है वो इनसे संभाले नहीं गए। और पाकिस्तान ने अगर इन्होंने कुछ करना हुआ, पाकिस्तान इनको वो बात बताएगा जो फिर इनको समझ नहीं आएगी कि हमें मार कहाँ से पड़ी है, ये चिल्लाने के काबिल नहीं रहे। तो इसलिए ये अभी जो इनकी अपनी प्रोफेशनलिज्म की कमजोरियां हैं, इनका वेपन जो है कमजोर है। इन्होंने माजी में बोफर गन स्कैंडल किया, अरबों रुपया इन्होंने खा लिया कौम का। उसके बाद इन्होंने राफेल जेट जो है स्कैंडल किया, उसके अंदर इन्होंने कौम का पैसा 17.5 करोड़ थे वो गायब कर दिया गया। सारी 17,500 करोड़, सॉरी 17,500 करोड़ जो है MiG-21 जो है वो MiG-21 की कहानी है, देखें कि कितने खराब इनके तैयारी। अच्छा जी जनरल साहब, MiG-21 के बारे इनके पास वावेला करने के कुछ नहीं, और हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरने के इनके पास कुछ नहीं रहे, और फिल्में बनाने के जिसमें आप एक हीरो को बस एक फौजी बना के दिखा देते हैं। जी सर, एक तो ये कि अफगानिस्तान में जो भारत अफगानिस्तान के जो तेज़ी से बढ़ते हुए बहाल होते हुए ताल्लुकात हैं, उस हवाले से भी ज़रा थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। ख़ासतौर पर अगर हम सफारती लिहाज से देखें, सफारती महाज पे कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? जी देखिए, चैलेंज तो सफारती से महाज पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है डॉक्टर साहब, ये चैलेंज तो हमारे लिए है। हमारे लिए चैलेंज सिर्फ जिस डोमेन में है वो है जो प्रॉक्सी वॉर, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। वो भारत एक स्पॉन्सर के तौर पर काम कर रहा है और उसको उसके क्लाइंट के तौर पर अबूरी हुकूमत और वहाँ पे फिर TTPs, BLAs, BLF ये वहाँ पे अवेलेबल हो रही है, जिसकी एप्लीकेशन वहाँ से होनी है। दिस इज़ दी ओनली चैलेंज। यहाँ पर देखिए, हमें अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो अबूरी हुकूमत जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइसेस दी या पाकिस्तान ने जो उनके लिए कुर्बानी दी, उसको एक कहानी से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पख्तूनवली में वो TTP का तो ख्याल रखना चाहते हैं कि जी हमारा कोड है, हमारा फ्रेंड है, अलाया कोड के नीचे हमने इसको करना है, लेकिन वो इसी पख्तूनवली में पाकिस्तान को वो भूल जाते हैं। रशिया के हमारे शान का बदला क्या तो देखिए, अफगानिस्तान का ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। मैं तो कोई सरप्राइज नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये अब पास्ट में भी आप देख लें, जब भी आउटसाइड इंटरफेरेंस हुई है अफगानिस्तान के अंदर तो उनको पाकिस्तान याद आया, और पाकिस्तान के बगैर पूछना यह है कि क्या वो रशिया की जंग पाकिस्तान के बगैर उन्होंने जीती है या जो भी। देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की फलाह बहबूद में इंटरेस्ट है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये
इसमें कमी हो सकती है, खुदा ना खास्ता कोई उल्टा रद्द अमल भी हो सकता है इसका, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक है उन्होंने इस पर तनकीद की और उनके मुताबिक उनका कहना है कि इससे दहशतगर्दी का मसला बढ़ेगा, हल नहीं होगा। जी, आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की और आर्मी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, मिलिट्री की, और जो अज़्म इस्तेकाम का ऐलान हो, बेसिकली कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी है कि जीरो टॉलरेंस है, और उसकी ज़रूरत भी है। हम क्यों बर्दाश्त करें कोई टेररिज्म करे और एक्सप्लॉइट करे। तालिबान को सिर्फ एक रिमाइंडर मैं देना चाहता हूँ कि जब करज़ई और उसकी हुकूमत थी अशरफ गनी की, तो भारत इनको ध्रुव हेलीकॉप्टर भी दिए थे, लॉजिस्टिक के लिए व्हीकल्स, और काफ़ी सारा पैसा मिलिट्री को भी दिया था, तो तालिबान के लोअर क्वार्टर को मारने में इस्तेमाल हुआ था। तो आज अगर आप हाथ बढ़ा रहे हैं, भारत इसका मतलब है कि आपने अफगानों का और तालिबान का जो जंगल क्वार्टर्स का खून बेचा है। आई थिंक इस लिहाज से ये बड़ा शर्मनाक है कि आज बिल्कुल आप भूल गए कि ये भारत, और जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि यूएन जनरल असेंबली में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपोज किया था, अभी उनको एक स्पेस जरूर मिली है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर है। एक तो फियर पे बेस्ड नहीं होनी, वी शुड नॉट गेट ब्लैकमेल्ड। और ये जो पुरानी कहानी है जी कि उन्होंने सुपर फास्ट को डिफीट किया और कहते हैं ग्रेव यार्ड है एम्पायर्स का, लेकिन उसमें आई थिंक अफगानिस्तान इज आल्सो ग्रेव यार्ड ऑफ लॉट ऑफ अफगान पीपल। लाखों अफगान भी तो बेचारे शहीद हुए, और क्या पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर रशियन वॉर जीती जा सकती थी या अमेरिका को निकाला जा सकता? फिर सारी खाम ख्याली है उसमें। आई थिंक दे शुड नो। बाकी पाकिस्तान के पास अपनी लीवरेजेस हैं, इकोनॉमिक है, हमने कभी यूज किया, बिकॉज एट टाइम पीपल फॉरगेट कि अफगानिस्तान के 4 करोड़ अवाम भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, 2 करोड़ खवातीन बंद हैं। अभी आपने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इनेकाद हुआ, इसमें सारी इस्लामिक वर्ल्ड वॉज देयर, और मेरे ख्याल में तालिबान हाईली आइसोलेटेड है कि आपने उनको डिसएंगेज नहीं कर सकते। काबुल में जो भी आएगा, चाहे वो अशरफ गनी था, सरदार दाऊद था, तालिबान 2 है, यू हैव टू डील विद इट। ये मजबूरी है, बिकॉज आपने अल्टीमेटली अफगानिस्तान के साथ को राब्ते रखने हैं। तो मेरे ख्याल में घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला वी आर डिटरमिन्ड, और इसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। आपने आइसोलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अब्दुल्ला भाई, मैं नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने भी सुना होगा, और उस इंटरव्यू में वो बात, मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर साहब आपने मुझे इसका लिंक भेजा था, जनरल साहब आपने भेजा था, ये भी कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर, हाँ वो आपने भेजा था जनरल साहब मुझे, ठीक है, मैंने उसी टाइम पे खोल के देखा और फिर मैं सुनती गई। तो अब्दुल्ला भाई वो उसमें बड़ी अजीबोगरीब सी एक बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी मैं जंगलों में निकल गया और मैंने अपने साथ अपना एक कनेक्शन बनाया और तन्हाई में चला गया और अपनी सोल जर्नी पे चला गया, जिस तरह कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत से लोग इस टर्म से वाकिफ़ होंगे, इस फिनोमेना से गुजरे भी होंगे। सॉलिट्यूड कहते हैं जी ऐसी तन्हाई जिसमें आप अकेले नहीं होते, अपनी सोल के साथ मुखातिब होते हैं, अपने आप को जान रहे होते हैं। तो वो आइसोलेटेड हो गए, जंगलात में चले गए, मोदी साहब बकौल उनके, और सॉलिट्यूड में गए और उन्होंने अपने आप को जाना। तो क्या जाना उन्होंने कि मतलब वो एक इस किस्म के शख्स थे जो कि गुजरात के कसाई बने, या एक किस्म के शख्स थे जिनको इतनी नफ़रत थी माइनॉरिटीज़ के साथ, दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ? मतलब ये बात वो बड़े धड़ल्ले से बता रहे हैं, बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। फिर मतलब सोल जर्नी करने के बाद भी ये निकला नरेंद्र मोदी साहब के अंदर से। ये देखें, उन्होंने जो पहला हिस्सा इंटरव्यू का वो बताया, दूसरा उन्होंने नहीं बताया कि जब वो उनको जवाब क्या मिला। वो सोल जर्नी में जवाब ये मिला कि तुम एक दरिंदे हो और तुम कसाई हो, और तुम बेहतर ये है कि जंगल में ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि दरिंदे जंगल में ही अच्छे लगते हैं, बाहर शहरों में आते हैं तो फिर तहस नहस करते हैं। उसके बाद आपको तो मिशन मिल जाता है ना, जो लोग अपनी सोल अवेकनिंग से गुजरते हैं। अब्दुल्ला भाई मेरा पूछने का मकसद था, जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं उनको एक अपनी जिंदगी का मिशन पता चल जाता है। तो इस बंदे की जिंदगी का यह मिशन था कि इसने वहाँ पे सिख हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन है, वहाँ पे मुसलमान है, तमाम माइनॉरिटीज की वजह से सफर कर रही हैं, अंग्रेजी वाला भी, उर्दू वाला भी। एक आदमी जो दहशतगर्दाना सोच रखता हो, दहशतगर्दाना अमल हो, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो इंसानियत दोस्त होगा? वो इंसानियत दोस्त कभी भी नहीं होता। उसके तमाम एक्ट्स जो हैं खुद अपने लोगों के लिए उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप देखें ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी तरीके से अपनी कौमियत के अंदर तकसीम डालना, ये कोई अच्छी बात है? फिर आपको याद, अभी ये हम वो बात कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये भी बता देना कि किसके ज़माने में, किसके दौरे हुकूमत के अंदर हमने पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए वोट दिया था। आज वो लोग बड़े बड़े पाकिस्तानियत का दावा करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। वो भी बता दें कि वो कौन सा दौरे हुकूमत था। अच्छा, अब आ जाते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। देखिए, अफगानिस्तान का जहाँ तक मसला है, अफगानिस्तान का कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान का जो है ना, उसमें वहाँ एक रेंज है 880 किलोमीटर गालिबन उसकी है, वो हिंदू कुश कहलाती है। हिंदू को कुचलने वाली हिंदू कुश, ये नाम हमने नहीं रखा, ये उन्होंने खुद रखा है, इसलिए
दूसरी बात जो चाबहार के हवाले से, देखें ना, कुछ मिथ्स हैं जिनको ब्रेक करना बड़ा जरूरी है कि चाबहार होगा, और भाई रास्ता कहां से होगा? भारत के पास कोई डायरेक्ट एक्सेस है? तो बिल्कुल कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो भारत जो मर्जी कर ले, टैपी का मंसूबा हो या कैजा 1000 का मंसूबा हो, गैस और बिजली दोनों पाकिस्तान से होके गुजरेगी, और वो इंसान के बच्चे बनेंगे तो फिर ये मिलेगी, वरना उनको बिजली का 1 वोल्ट नहीं नसीब होगा और गैस का 1 यूनिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर जो बात कर लेते हैं वो उनकी भारत के जो ये इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में, देखें, अफगान्स कैन बी परचेज्ड, अफगान्स कांट बी परचेज्ड बट कैन बी हायर्ड। वो उनको खरीदा नहीं जा सकता बल्कि उनको रेंट आउट किया जा सकता है। ये बात अशरफ गनी ने भी बात की हुई है और ये बात जो है मेरे वालिद ने सबसे पहले कही थी। दूसरा इसमें अहम नुक्ता यह है कि ये वक्ती तौर के ऊपर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर आज वो सोवियत यूनियन से जीता तो फिर क्या वजह है कि मगरिब जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में ISI के सरबराह उस वक्त के जनरल हमीद गुल को वो पत्थर भेजते हैं और उसमें कहते हैं विद डीपेस्ट रिस्पेक्ट्स टू जनरल हमीद गुल हु हेल्प्ड डिलीवर द फर्स्ट ब्लो, बर्लिन वॉल को तोड़ने में सबसे पहले किरदार इस पाकिस्तान की ISI, इस पाकिस्तान की कौम, इस पाकिस्तान की रियासत का था। और फिर रूस को शिकस्त हुई और फिर अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका खुद ये कहता है कि अफगानिस्तान में जो शिकस्त थी वो पाकिस्तान के बायस मुमकिन हुई। तो ये वो भूल जाएं कि ये तना उन्होंने सुपर पावर्स का ग्रेव यार्ड बना दिया। ये ग्रेव यार्ड जो था इसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा किरदार। ठीक है बिगर साहब, लास्ट 20 सेकंड आपका लास्ट कमेंट। आई थिंक पाकिस्तान इज मूविंग टू स्टेबिलिटी इंशाल्लाह ताला, और चाहे भारत तो अफगानिस्तान हो, हर तरह की जो थ्रेट है उसको निपटने के लिए तो फौज भी तैयार है। अवाम और फौज में एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जिसको आई थिंक डिवाइड करने की कोशिश भी नाकाम होगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल प्रोग्रेस और अचीव इट्स प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस इंशाल्लाह। जी जान साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी मैं डॉक्टर साहब एंड में यही कहूँगा कि देखें जो आर्मी चीफ जहाँ से हमने बात की, इंडियन आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो स्ट्रेस में है, और मैं इसमें पॉजिटिविटी ये देख रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट में ख़तरे से ज़्यादा, कि इसका मतलब है कि कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट है वो सही ट्रैक पर है, इंडिजिनस है, और ये प्रेशर उन पर बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम कश्मीर को आज़ाद देखेंगे और उनकी उमंगों के मुताबिक फैलता फूलता कश्मीर देखेंगे। और ये जो अफगानिस्तान, जैसे ब्रिगेडियर वकार साहब ने कहा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अफगानिस्तान की आवाम से, अफगानिस्तान के मुल्क से कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। वो आज भी हमारे भाई हैं, हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वक्त आएगा जब यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो अफगानियों की गवर्नमेंट बाय द अफगानीज इन अफगानिस्तान होगी, तो उन्हें भी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के बगैर एक स्टेबल अफगानिस्तान का असूल नामुमकिन है। ठीक है जी, जानत साहब, ब्रिगेडियर साहब, अब्दुल्ला भाई, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन रही। क्योंकि आप लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। नाजरीन, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जाके प्रोग्राम, जिन्होंने मिस कर दिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।